अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम। तो आज जिस टॉपिक की आपने और मैंने बात करनी है, कमाल का वो टॉपिक है। और आज मैं आपसे बात करूंगा, आपके किताब में उसका नाम लिखा हुआ है रेस्पिरेशन, और मैं आज आपसे बात करने लगा हूं गैसेस एक्सचेंज की। तो आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो गैसेस एक्सचेंज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब गैसेस एक्सचेंज की जब हम बात करेंगे तो आप एक बात समझ लीजिए और आप एक बात याद कर लीजिए, और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम गैसेस एक्सचेंज को देखते हैं तो हमें पता लगता है गैसेस एक्सचेंज है क्या। नाउ गैसेस एक्सचेंज अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस in which an organism exchange gases from their environment। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनवायरनमेंट से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज का। जब आप गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस देखते हैं तो दो तीन चीज़ें इमीडिएट आपने अपने आप से सवाल पूछने, इमीडिएट सवाल आप पूछें अपने आप से। नंबर वन, कि वाई अ लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म करने की, जब वो करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक, हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड, और उसके बाद वो कौन से अल्लाह ताला ने हमें स्ट्रक्चर दिए हैं जिनके ज़रिए हम ये काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको इन तीनों सवालों के जवाब दूंगा और उसके बाद मैं आपसे शुरू करूंगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको। तो सबसे पहला सवाल जो हमने अपने आपसे किया कि वाई द प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड। तो जब हम बात करते हैं कि वाई, ये हमने क्वेश्चन किया अपने आप से, वाई गैसेस एक्सचेंज इज़ नीडेड। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये हमें जो है समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस की ज़रूरत क्यों होती है। याद कर लीजिए, दुनिया में दो फंडामेंटल प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज को डिमांड करते हैं। दो फंडामेंटल प्रोसेसेस, उनमें से एक प्रोसेस ऐसा होता है, तो मैं लिखता हूँ फॉर टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस हैं जिसके लिए ये हमें रिक्वायर्ड है, दो प्रोसेस के लिए। उनमें से जो पहला प्रोसेस है जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है दुनिया के, उसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और मैं अभी आपसे डिटेल में बात करूंगा थोड़ी सी इसके बारे में, और क्योंकि गैसेस एक्सचेंज का बेसिकली जो डायरेक्ट ताल्लुक है दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो इस प्रोसेस को लेके। तो जब हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो आप याद कर लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी इसमें आप चीज़ें तोड़ते हो, और होता क्या है, होता ये है कि आप ग्लूकोज को, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको ऑक्सीडाइज करवाते हो ऑक्सीजन की मदद से। इसके नतीजे में तीन चीज़ें जनरेट होती हैं। नंबर वन, आपके पास बहुत सारे ATP यानी एनर्जी जनरेट होती है। नंबर टू, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। नंबर थ्री, आपके पास वाटर जनरेट होता है, ठीक हो गया। अब देखें समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कराना है तो यू नीड ऑक्सीजन, ऐसा ही है, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से मेटाबोलाइज होगी तो उसके नतीजे में ATP जनरेट होंगे, जो हमें चाहिए, एनर्जी की सोर्स है हमारी, बहुत ज़रूरी है। वाटर बड़े काम की चीज़ है, बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेगी, बट इसके साथ एक टॉक्सिक गैस भी जनरेट होगी जो कि ऑटोट्रॉफ्स को छोड़ के दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक है। और मैं बात कर रहा हूँ किसी कार्बन डाइऑक्साइड की। आपको पता है ना, अगर किसी जगह खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो वहाँ पर लोग जलकर कम मरते हैं, दम घुटने से ज़्यादा मरते हैं। उसकी वजह क्या होती है, एयर के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वो सांस के साथ इनहेल करते हैं तो ये बहुत गड़बड़ करती है। मैं इसी चैप्टर में आगे बात करूंगा वो गड़बड़ क्या करती है, ठीक हो गया, बात समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, अब देखिए, तो एक तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, यानी आपने ऑक्सीजन का इनटेक करना है, और आप ऑक्सीजन का इनटेक कहाँ से कर सकते हो, इन्वायरमेंट से। दूसरा, ये टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस हुई है,
आपने इसको एक्सहेल करना है, बॉडी से निकालना है। कहाँ निकाल सकते हो? इन्वायरमेंट में। तो आपको ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस की ज़रूरत है। तो पहला प्रोसेस, फंडामेंटल प्रोसेस जिसके लिए रिक्वायर्ड है वो ये है। दूसरा फंडामेंटल प्रोसेस जिसके लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए हमें सिर्फ ये एरो जो है वो रिवर्स करने हैं। क्या मतलब हुआ? आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाइए वाटर के साथ में इसको सनलाइट से एनर्जी दीजिए, और जैसे ही मैंने सनलाइट कहा है तो मेरे ख्याल है आप समझ गए होंगे मैं बात क्या कर रहा हूँ। सनलाइट से इसको एनर्जी दीजिए, क्लोरोफिल इसमें इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपने इसको सनलाइट से एनर्जी दी और आपने क्लोरोफिल इस्तेमाल किया, अब तो मेरे ख्याल है बात बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। मैं बात कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस की, C6H12O6 प्लस O2। तो ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मैंने अभी आपसे बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए टॉक्सिक है जो ऑटोट्रॉफ नहीं है ना। तो हमें सॉरी ऑटोट्रॉफ्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए किस काम के लिए? उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, शाबाश बताइए किस काम के लिए? बहुत अच्छा बता रहे हैं, ज़बरदस्त, ग्लूकोज बनाने के लिए। अब उन्होंने ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की, तो वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और साथ में वो क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे। तो अब आप याद कर लो और ये बात समझ लो कि दुनिया में 2 यूनिवर्सल प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनके लिए हमें गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस की ज़रूरत है, और वो 2 कौन से हो गए? शाबाश, दोनों आपको पता लग गए। नंबर 1 इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अच्छा देखो, मैं हमेशा सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात पहले करता हूँ। उसकी वजह यह है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, और ये बात आपने समझनी है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स के अंदर होती है, हेटरोट्रॉफ्स के अंदर नहीं होती। क्या ख्याल है? तो इसलिए पहले इसकी बात करते हैं और फिर इसकी बात करते हैं। तो इन 2 प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमें गैसेज एक्सचेंज के प्रोसेस की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो ब्रीथिंग है, गैसेज एक्सचेंज को आपको पता है ना, इसी को हम आम ज़बान में सांस लेना या ब्रीथिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक और टर्म जो आपकी किताब में भी इस्तेमाल हुई है जगह जगह, और आप जब छोटे थे तो आप रेस्पिरेशन को ही सांस लेना समझते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में बताता हूँ कि रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग से क्या ताल्लुक है। अब देखो, मेरी बात सुनो और ये बात समझ लो। जब आप छोटी क्लास में थे तो आप रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग बोलते थे। ये पार्टली सही भी था, मगर ये 100% सही नहीं है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में बेसिकली फ़र्क क्या है, ठीक है। तो अब उसको देखेंगे, फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे रेस्पिरेटरी मीडियम की, थोड़ी सी हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस की, और फिर हम चलेंगे और देखेंगे कि इंसानों के अंदर गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है। ये आप लोग समझ गए बात को? ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ी सी ये बात करूँगा और थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करूँगा, और थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि जो हमारी गैसेज एक्सचेंज है इसमें, यानी ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। अब देखिए, मेरी बात सुनो। अभी मैंने आपको बताया, फ़र्ज़ करें हम बात कर रहे हैं एनिमल से, मैं बात कर रहा हूँ मेरी, मैं बात कर रहा हूँ आपकी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दोस्त की, ये जो असिस्टेंट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और सारा मामला जो है मॉनिटर कर रहे हैं, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपको कहा कि हमें ग्लूकोज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसके नतीजे में हमारे पास ATP बनेंगे, ATP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। ऐसी ही मैंने बात की ना आप लोगों से। अब देखो, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। ये इक्वेशन सेल्यूलर रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। ये इक्वेशन बच्चों किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन सेल्यूलर रेस्पिरेशन का इक्वेशन, यानी ये वो प्रोसेस है जो सेल के अंदर हो रहा है, यानी ये वो प्रोसेस है जो सेल के अंदर हो रहा है। तो यकीनन कोई ऐसा प्रोसेस भी होता होगा जो सेल के अंदर नहीं होता होगा, सेल से बाहर होता होगा। भाई अगर हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इसी को कभी कभी हम इंट्रासेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह देते हैं, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहें या इंट्रासेल्यूलर रेस्पिरेशन कहें, बात एक ही है। तो अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन है तो कोई नॉन सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी होती होगी, अगर इंट्रासेल्यूलर रेस्पिरेशन है तो कोई एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी होती होगी। क्या ख्याल है? होती होगी ना। तो बच्चों याद कर लो, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है या जो
नॉन सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, उसी को कॉमन ज़बान में, आम ज़बान में आप और मैं ब्रीथिंग कहते हैं। उसी को आप और मैं आम ज़बान में, कॉमन ज़बान में क्या कह देते हैं? उसको हम ब्रीथिंग कह देते हैं। तो ये बात आपने समझनी है। तो ब्रीथिंग, वो जो हम कहते थे ना, जब हम छोटी क्लासों में थे, हम कहते थे भाई ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। तो ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना है, ये बात सही है, मगर ये बात पार्टली सही है, आधी सही है, पूरी सही नहीं। तो पूरी सही क्या है कि ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हैं, सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसी नॉन सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक बात समझाई और आपने ये बात समझी कि अगर नॉन सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, यानी अगर ब्रीथिंग नहीं होगी, तो क्या सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई जब ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से लेंगे ही नहीं, तो क्या ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल्स तक लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। जब ऑक्सीजन ब्लड सेल्स तक नहीं लेके जाएगा तो क्या वो अपना काम करेगी? नहीं करेगी। क्या रेस्पिरेशन होगी? नहीं होगी। क्या एनर्जी जनरेट होगी? नहीं होगी। तो याद कर लीजिए, ये इसके बगैर नहीं हो सकती, यानी ब्रीथिंग के बगैर सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। तो वो बात पार्टली सही थी जो आप छोटी क्लासों में ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन कहते थे, वो बात आधी सही थी मगर पूरी सही नहीं थी। गलत सही थी मगर आधी सही थी। ठीक हो गई? ये बात आपको समझ आ गई? अब मैं आपसे बात करता हूँ एक बहुत मज़े के कॉन्सेप्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को आप और मैं नाम देते हैं मेरे बच्चों रेस्पिरेटरी मीडियम का। हम उसे किसके नाम देते हैं? शाबाश, बताइए मुझे, क्या कह रहा हूँ मैं? रेस्पिरेटरी मीडियम। कमाल का कॉन्सेप्ट है और ये मैं आपको समझाऊंगा और आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो देखो मेरे बच्चों, रेस्पिरेटरी मीडियम क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि हमें अगर रेस्पिरेशन करनी है तो हमें ऑक्सीजन लेनी है। हमें ऑक्सीजन लेनी है ना भैया, हम कहाँ से लेंगे? एयर से लेंगे, एनवायरनमेंट से लेंगे। अभी आप अपने घर में बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लासरूम के अंदर खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हैं, ये असिस्टेंट भाई हमारे बैठे हैं, ये भी सांस ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली ऑक्सीजन ले रहे हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बाहर निकालना है। तो रेस्पिरेटरी मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जो एक्चुअल में हमारा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, उसको हम रेस्पिरेटरी मीडियम बोलते हैं। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी मीडियम? इट इज़ ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है हमारा? ये हमारे ऑक्सीजन का सोर्स है। वो मीडियम जहाँ से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है उसको हम रेस्पिरेटरी मीडियम बोलते हैं। याद रहे, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मीडियम की तो हम एकदम कह देते हैं कि सर रेस्पिरेटरी मीडियम, ये आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो एयर ही है, एयर के अलावा क्या हो सकता है? तो भाई याद कर लो, मछलियाँ हवा में थोड़ी रहती हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं। तो रेस्पिरेटरी मीडियम दुनिया में दो हैं। कौन कौन से? एयर एंड वाटर। तो देयर आर 2 रेस्पिरेटरी मीडियम इन द वर्ल्ड। देयर आर 2 रेस्पिरेटरी मीडिया इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में रेस्पिरेटरी मीडिया कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? नंबर 1, चलो ऐसे ही यहाँ मैं एरो बना के यहाँ मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा। तो एक है हमारे पास एयर और दूसरा है हमारे पास वाटर। हमारी दुनिया में तीसरा कोई भी रेस्पिरेटरी मीडियम नहीं होता। अच्छा, अब जब मैं कंपेयर करूँगा एयर को वाटर के साथ, बड़े ध्यान से आपने ये बात सुननी और समझनी है मैं क्या कह रहा हूँ। जब हम कंपेयर करेंगे एयर को किसके साथ? वाटर के साथ, तो हमें ये बात पता चलेगा कि एयर के अंदर जब हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखते हैं तो ये 21% होती है। कितनी होती है? 21%। इसको जब मैं कंपेयर करता हूँ वाटर से तो ये सिर्फ और सिर्फ अराउंड 5% की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती आमतौर पे। ठीक हो गया? दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़ वो क्या है? जब हम एयर को देखते हैं तो आपको पता है एयर इज़ अ गैसियस सब्सटेंस, वो गैसियस स्टेट में होती है। और गैसेस के अंदर आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो बड़ी कम होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये IMF ने लिखा है, ये वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं जिससे आप पैसे लेते हो, वो वाला नहीं। तो ये IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। ठीक है? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एयर के अंदर लो होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वाटर के अंदर हाई होती हैं, क्योंकि आपको पता है ना वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर होता है और जो चीज़ लिक्विड स्टेट के अंदर होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज गैसेस से ज़्यादा होती है।
जब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसमें से ऑक्सीजन निकालना बहुत आसान है। तो इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेना आसान है, आप और मैं मज़े से सांस लेते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम सांस ले रहे हैं, है ना। वाटर के अंदर से ऑक्सीजन निकालना मुश्किल काम है, एक तो कम है, दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, ताकत लगानी पड़ती है। वो जब आप कहीं पढ़ेंगे फिशेज में आप देखेंगे किस तरह काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए वो मैक्सिमाइज़ करती हैं उस चीज़ को, अदरवाइज वो ट्रबल में आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। जब इन तीन प्रॉपर्टीज़ को मैंने कंपेयर किया आप लोगों के साथ, तो अब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें कि ज़्यादा बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम आपको कौन सा लग रहा है, एयर या वाटर, कौन सा लग रहा है। शाबाश। तो यकीनन आपका जवाब जो है वो एयर ही होगा। तो एयर इज़ मच मोर बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। तो जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर वाटर के मुकाबले में एक बहुत ज़्यादा बेहतर रेस्पिरेटरी मीडियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें कि एयर इज़ मच मोर बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम, मच मोर बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम। तो जब हम रेस्पिरेटरी मीडिया को कंपेयर करते हैं तो रेस्पिरेटरी मीडिया में हमारे पास, याद कर लें और ये बात समझ लें और ये बात भूलनी नहीं आपने, कि एयर एक बहुत बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। समझ लें, इस बात को याद कर लें, मेहरबानी करके भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली, ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन की रेस्पिरेटरी मीडियम की। अब हम चलते हैं और आप और मैं थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी सरफेस की। और रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करने के बाद मैं आपसे बात करूँगा किसकी, मैं आपसे बात करूँगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो जब तक हमें नहीं समझ में आएगा ना तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पहले रेस्पिरेटरी सरफेस की। और रेस्पिरेटरी सरफेस के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, शाबाश, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ज़बरदस्त, रेस्पिरेटरी सरफेस के बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बाद मैं आपसे बात करूंगा किसकी, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं और वो कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त है। रेस्पिरेटरी सरफेस का हमारा कॉन्सेप्ट समझना और आसान हो जाएगा। पहले मैं आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फ़र्क समझाता हूँ, ठीक है, कि वो क्या चीज़ है। उस बार रेस्पिरेटरी सरफेस समझेंगे तो चीज़ बड़ी स्मूथ हो जाएगी, ठीक। देखें, अब देखें, बिल्कुल आसान। लेट सपोज कि ये आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस है, कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस। अभी बात करते हैं उसकी, क्या है, एयर यहाँ पे आई अंदर, ये एयर अंदर आ रही है, ठीक हो गया। देखना, ध्यान से देखना, एयर में ऑक्सीजन कितनी थी, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है एयर में, आपको पता है ना, 0.03% के अराउंड होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक हो गया। अब बाहर लेट सपोज ये तुम्हारी एक ब्लड वेसल है, ये तुम्हारी एक ब्लड वेसल है। अब याद कर लो, ब्लड वेसल इतनी बड़ी बड़ी होती नहीं है, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ ताकि तुम्हें बात समझ में आए। अब इस ब्लड वेसल के अंदर क्या आ रहा है, अब इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड आ रहा है। भाई ब्लड वेसल के अंदर चाहे तो आने से रही, ब्लड ही आएगा ना। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या हो गया, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है। अब इस ब्लड के अंदर देखो, लेट सपोज कि जो तुम्हारी ऑक्सीजन है वो 16% है और तुम्हारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4% के अराउंड है, ठीक हो गया। अब देखना, ध्यान से समझना मैं क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझनी। तो हमने क्या कहा, 21% O2 कहाँ पर है, एयर में, और ब्लड में O2 कितना है, 16%। अब देखो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, करना ये है कि 21% में से 16 को निकालना है। तो जब 21 में से 16 को निकालेंगे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5। ये जो डिफरेंस है वैल्यू का, ये जो डिफरेंस है वैल्यू का, इस डिफरेंस ऑफ वैल्यू को हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। किसके नाम देते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। ध्यान से समझना है, मैं दोबारा टर्म लिखने लगा हूँ बोर्ड पे। द टर्म इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। दूसरा वर्ड है ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो ये बात आपने याद रखनी है और ये बात आपने भूलनी नहीं है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, याद कर लो, जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा उतना ही ट्रांसपोर्ट बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर यहाँ पर डिफरेंस 5 का है तो यहाँ पर यकीनन कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, शाबाश बताइए मुझे, ज़बरदस्त, यहाँ पर कुछ ना कुछ गैसी एक्सचेंज होगी। बट अगर यही 15 का होता वो बहुत ज़्यादा होती, 25 का होता और ज़्यादा होती। तो समझ में ये बात आई कि जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बड़ा होता है उतना हमारा जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो उतनी ज़्यादा होती है। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको समझ आ गई बात? तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अब आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की, कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। अभी आपको बात और बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, मैं चूँकि इसको मिटा नहीं जा रहा, मैं वहाँ लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ी देर को और देखना चाहें तो देख लें। ठीक हो गया। आइए ज़रा इधर देखते हैं, ध्यान से देखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? रेस्पिरेटरी सरफेस की। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की। अ सरफेस अक्रॉस विच गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो एक ऐसी सरफेस जिसके अक्रॉस गैसेज एक्सचेंज होती हो उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। ठीक हो गया। यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि जो गैसेज एक्सचेंज हो रही थी वो इस लेयर और इस लेयर के अक्रॉस हो रही थी। तो ये जो दो लेयर्स के कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेस बन गया। ठीक है। और बेहतर करना है क्योंकि आपका लेवल तो अभी थोड़ा छोटा है, मैं ज़्यादा बात पे करना नहीं चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बॉडी का वो पार्ट जो गैसेज एक्सचेंज करवाता है उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रही है। ठीक है। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस? रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस है जिसके अक्रॉस हमारी गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक हो गया। अब जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस की तो आप याद कर लें कि एक अच्छे, इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सरफेस में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है। और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, आइए ज़रा देखते हैं उनको। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, हम ज़रा उनको देख लेते हैं। ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस में सबसे पहली और जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए, सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो क्या है? इसको बहुत बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी वेरी लार्ज, इट शुड बी वेरी लार्ज। इसको बहुत बड़ा होना चाहिए, समझ लो इस बात को। क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी में इतने 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 ट्रिलियन एंड ट्रिलियन एंड ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं और उन सारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर हम बहुत बड़ी सरफेस के अक्रॉस बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लेंगे तब तक हमारा जो है वो काम चलने वाला, बनने वाला नहीं है। तो इसको बहुत बड़ा होना चाहिए। मुझे याद है जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, जब आप लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह 2-4 महीने में मेडिकल कॉलेज में आप लोग चले जाओगे, तो हम एक सिस्टम पढ़ते थे और एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका नाम है फिजियोलॉजी। आप भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में हमने गैसीय एक्सचेंज पढ़ा तो हमें ये बात पता लगा और हमने ये बात वहाँ पढ़ी कि गैसेज एक्सचेंज के लिए हमारे लंग्स को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा बनाया है कि अगर हम अपने लंग्स को अनफोल्ड करें तो वो टेनिस कोर्ट जितना एरिया कवर कर लेंगे। यानी ये 2 फुट के हमारे सीने में जो हमारे लंग्स अल्लाह ताला ने बंद कर दिए हैं, ये इतने बड़े हैं, फोल्ड हुए हैं ना, जैसे वो पेपर होता है आप उसको फोल्ड करते हो या वो धागा होता है वैसे फैला हुआ होता है, आप उसको फोल्ड करते हैं वो इतना सा हो जाता है, मगर वो होता है एक्चुअल में उतना ही बड़ा है। तो बिल्कुल उस तरीके से अल्लाह ताला ने फोल्ड पे फोल्ड पे फोल्ड पे फोल्ड पे फोल्ड पे इतनी फोल्डिंग की हुई है कि अगर हम उसको अनफोल्ड करना शुरू करें तो टेनिस कोर्ट, आपने टेनिस देखी होगी, कुछ लोगों ने खेली भी हो शायद, तो आप देखते हो ना टेनिस कोर्ट कितना बड़ा होता है, टेनिस कोर्ट का एरिया कवर कर लेगा। इतने बड़े लंग्स हैं हमारे। तो इट शुड बी वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा इसको होना चाहिए। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट, शुड बी थिन, पतला होना चाहिए बहुत, क्योंकि ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, रिसर्च प्रूवन है
कि अगर किसी सरफेस की थिकनेस 1 mm 1 मिलीमीटर या उससे कम हो तो उसके अक्रॉस डिफ्यूजन बहुत ही रैपिड पेस पे होती है। अच्छा हाँ, ये मुझे अच्छा याद आ गया, डिफ्यूजन का जिक्र निकला, थोड़ी मैं डिफ्यूजन की डिस्कशन भी आपसे करूँगा, क्योंकि डिफ्यूजन से ही सारी गैसीय एक्सचेंज होती है दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इट शुड बी वेरी थिन, बहुत पतली होनी चाहिए। क्यों पतली क्यों होनी चाहिए? ताकि वो डिफ्यूजन को अलाउ करे कि वो बहुत रैपिड पेस के ऊपर हो, बहुत तेज़ी के साथ हो। ठीक है। नंबर 3, बड़ी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। नंबर 4, परमिएबल। नंबर 3 सॉरी, परमिएबल होनी चाहिए। इट शुड बी परमिएबल। क्या मतलब हुआ? परमिएबिलिटी आपको पता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, एक ऐसे फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं जिसके अंदर कोई सरफेस अलाउ करती है चीज़ों को कि वो उसके अक्रॉस आ जा सके। जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड्स पार्शियली या सेमी परमिएबल बना देते हैं, और वो पार्शियल या सेमी परमिएबिलिटी क्या करती है? उनको अलाउ करती है कि वो फैट सॉल्युबल चीज़ों को जाने देती हैं, वाटर सॉल्युबल चीज़ों को रोक लेती हैं, तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो अगर रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करेगी कि उसके अक्रॉस मूव करे, तो फिर कैसे काम चलेगा? काम नहीं चलेगा, तो उसको परमिएबल होना चाहिए। नंबर 4, इट शुड वेट। तो इट शुड बी वेट, इसको गीला होना चाहिए, इसको गीला भी होना चाहिए। या आप पढ़ोगे जब आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में, और आप केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ते हो कि डिफ्यूजन अक्रॉस दी वेट सरफेस बहुत एफिशिएंट होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई सरफेसेस, और उसके रीज़न केमिस्ट्री वाले आपको बेहतर बता सकते हैं। नंबर 5, एक और बात। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं लाइन क्यों लगा देता हूँ? मैं लाइन इसलिए लगा देता हूँ ताकि आप इस बात को समझें कि ये सब के साथ जो है वो कॉमन नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके साथ बहुत सारी वेस्कुलर सप्लाई भी होना चाहिए। तो इट शुड कंटेन a lot of वेस्कुलर सप्लाई। तो इसके साथ जो है बहुत सारी वेस्कुलर सप्लाई भी होनी चाहिए, और जब इसके साथ बहुत सारी वेस्कुलर सप्लाई होगी तो आप समझ रहे हो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, ये बहुत सारी जो वेस्कुलर सप्लाई है बहुत सारी गैसेज लेगी, और जब ये बहुत सारी गैसेज लेगी तो ये पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लाएगी, रेस्पिरेटरी सरफेस पर लाएगी, और यहाँ से उसको बाहर निकाल देगी। तो बेटा ये वो 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक अच्छी रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर बनाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लंग्स हैं, चूँकि उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी? रेस्पिरेटरी सरफेस की, रेस्पिरेटरी मीडियम की। थोड़ी सी मैं डिफ्यूजन की आपसे बात करूँ, वैसे डिफ्यूजन आपको आती होगी मुझे पता है, मगर फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हों जिनको थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का हिला हुआ हो, समझ में ना आता हो, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी 2 मिनट में डिफ्यूजन की बात कर लेता हूँ। आपको पता है डिफ्यूजन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, और उसमें क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब ज़रा मैं इसको आपके साथ इलेबरेट करता हूँ, आपके साथ इसकी बात करता हूँ कि हो क्या रहा है। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चीज़ है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ पर? उस जगह पर जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अभी मैंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में आपको समझाया और बताया कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन से मुराद है, यहाँ पर कंसंट्रेशन से हमारी मुराद है अमाउंट, तादाद, मिकदार, क्वांटिटी। तो जिस जगह वो ज़्यादा हैं उससे वो चले जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर वो कम है। ठीक है, एक और फंडामेंटल चीज़ याद कर लो और समझ लो, और कभी इसको भूलना नहीं मेरे बच्चों, और वो क्या है कि जब भी हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ये एक नेचुरल ड्राइविंग स्लोप है। यानी ये वो स्लोप है जहाँ पे नेचर ने हमें बनाया इस तरीके से कि दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाने की कोशिश करती है।
तो जब भी आप इस नेचुरल ड्राइविंग स्लोप के साथ जाते हैं तो आपकी एनर्जी खर्च नहीं होती। जैसे आपको पता है ना, ये मैं मार्कर आपको देख रहे होंगे मेरे हाथ में, आपको पता है ग्रेविटी का जो नेचुरल डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो अगर मैंने इस मार्कर को ग्रेविटी की नेचुरल डायरेक्शन के साथ भेजना है तो मुझे इसको ताकत नहीं लगानी है, मैंने सिर्फ मार्कर से अपनी फिंगर विड्रॉ करनी है और ये खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। ऐसे होगा ना, मैंने कोई ताकत नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, अपनी फिंगर से मार्कर से विड्रॉ की और ग्रेविटी ने खुद ही इसको नीचे खींच लिया। हाँ, ये बात आपको पता है कि अगर मुझे इसको ऊपर फेंकना हो जो कि ग्रेविटी के नेचुरल ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट है, तो मुझे अपने मसल से उसको ताकत देनी पड़ेगी इस तरह से। तो जब तक मैं अपने मसल से अगर मैं इसको हाथ पे ऐसे रख के खड़ा हो जाऊँ और ये एक्सपेक्ट करूँ कि खुद ऊपर चला जाए, तो क्या ऊपर जाएगा? क़यामत तक नहीं जाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, यूँ ही पड़ा रहेगा। तो जब तक मैं अपने मसल से इसको ताकत नहीं दूंगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये बात समझ लें। तो डिफ्यूजन भी चूँकि नेचर की ड्राइविंग फोर्स के साथ हो रही है, अलॉन्ग विद द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द नेचर, इसलिए ये एक पैसिव प्रोसेस है। आप पैसिव प्रोसेस, और याद कर लीजिए जब भी आप किसी प्रोसेस के साथ पढ़ा करें कि वो पैसिव प्रोसेस है, तो इसका सीधा मकसद क्या होता है? इसका सीधा मतलब होता है नॉट नीड एनर्जी फॉर, या चलो बस नॉट नीड एनर्जी लिख देते हैं ना, जान छोड़ा। तो ये एनर्जी रिक्वायर नहीं करते, इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपके साथ गैसीय एक्सचेंज में रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैन के सारे बेसिक्स आज आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम चलेंगे और अब आप और मैं डिस्कस करेंगे, अब आप और मैं बात करेंगे किसकी? अब आप और मैं बात करने वाले हैं, बताइए शाबाश किसकी? अब आप और मैं बात करने वाले हैं गैसीय एक्सचेंज इन मैन की। कमाल का सिस्टम है, बहुत ही शानदार है। तो आज मैं आपको उसका एक ओवर रिव्यू करके बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कशन जो है उसकी साथ करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी और मेरे गैसीय एक्सचेंज सिस्टम में क्या क्या है। भाई आओ ज़रा चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है।